जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का क्या, इसके पहले हम लोग दो वीडियो और डाले थे, देख पा रहे होंगे। आज जो है तीसरा पार्ट है, इसके पहले दो वीडियो और डाले थे। नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा बाबू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम आपको करा रहे हैं और ज्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाता होगा। वहां से जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेते होंगे। जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं वो तो ठीक है, उसको क्यूज भी मिल रहा होगा। जो नहीं जुड़े हैं बाबू, वो जरूर से जुड़ जाइएगा। आपको इस टाइप का क्यूजेस भी देखने को मिलता है। इधर कुछ दिन से नहीं जा रहा है क्यूज, लेकिन आज से आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्यूज जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप लोग ऑब्जेक्टिव चेक करते रहिएगा, प्रैक्टिस भी होता रहेगा। कौन सही है कौन गलत है आपको वहीं पे पता चल जाएगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। राष्ट्रवाद मतलब एकता का भावना, आप सबको तो पता है, पढ़ चुके हैं। और सामाजिक कारण बताना है, बता देंगे क्या दिक्कत है। समाज में क्या सब हुआ था जिससे लोग का एकीकरण हुआ, लोग एक दूसरे से जुटने लगा। तो समाज में पहले तो अंग्रेज का अत्याचार था, सही बात है कि नहीं, अंग्रेज अत्याचार कर रहा था। तो वैसे ये सब लोग परेशान था, तो विरोध करेगा, सब मिलिए के करेगा। उसके बाद फिर हुआ क्या कि मान लीजिए एक गांव यहाँ है, दूसरे गांव में क्या चल रहा है, दूसरे गांव में अंग्रेज क्या कर रहा है, कैसे पता चलेगा। या दूसरे जगह मान लीजिए हम लोग बिहार में हैं अभी, दिल्ली में अंग्रेज क्या कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। न्यूज रहेगा तभी तो पता चलेगा। अंग्रेजवा क्या क्या था कि प्रेस का भी विकास कर दिया था, तो उससे पता चल जाता था। उसके बाद मोबाइल रहेगा तब तो। आप मान लीजिए आपका आपका घर यहाँ है, ठीक है, और आपके नानी घर में मारपीट हो गया, आपको कैसे पता चलेगा। तुरंत फोन रहेगा तभी तो पता चलेगा, तभी तो आप जाइएगा। तभी न जाइएगा मारपीट करने के लिए, जो भी करने जाइएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोन होना जरूरी है। तो सबका विकास कर दिया था अंग्रेज, है देखिए ना, अभी लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण था, एगो कारण है, बहुत सारा कारण था। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत का राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक मतलब सत्ता का एकीकरण हुआ। अंग्रेजी संस्थाओं का विकास हुआ, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति हुई। लोग अंग्रेजी माध्यम के मतलब अंग्रेज वाला दिमाग आया लोग में। तो अंग्रेज का चाल सबको समझना शुरू किया, अंग्रेज क्या सोचता है, क्या करता है, क्यों कर रहा है, सब चीज अंग्रेज। जब तक आप लोग आप बुद्धि का विकास नहीं होगा तब तो आप लोग कैसे समझ पाइएगा। तो अंग्रेज क्या क्या अपने स्कूल खोल दिया, इंग्लिश माध्यम वाला स्कूल, अपना टांग पे अपने स्कूल हाड़ी मात लिया। प्रेस का विकास हुआ, रेल का विकास कर लिया वो, ताकि लोग यहाँ से वहां तक आसानी से जा सके। खैर वो तो विकास किया था रेल का, रेलगाड़ी का विकास इसीलिए किया था ताकि व्यापार में उसको कोई दिक्कत न, समझ ढो के ले जाए। लेकिन उसका फायदा भारत को हुआ। दूर संचार व्यवस्था का विकास, वही टेलीफोन बताया आपको। पश्चात विचारधारा का प्रसार हुआ इत्यादि। पश्चात मतलब पश्चिमी विचारधारा का प्रसार हुआ। बहुत मतलब विद्वान सबका जो लिखा हुआ किताब से होता है वो सब जब भारत का लोग पढ़ा, अपना धर्म के बारे में पढ़ा, आदमी का ज्ञान हुआ कि हम लोग को उसका नौकर बना करके पहले अंग्रेजों को क्या बुलाया था, मतलब क्या फैला कर रखा था अफवाह कि हम श्वेत लोग जो हैं वो आप काले लोगों का सेवा, मतलब आप काले लोग हमारा सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं। यही अंग्रेज जो अफवाह फैला कर रखा था कि गोरा लोग का सेवा करने के लिए काला लोग का जन्म होता है, यही अफवाह फैला कर रखा था। तो खैर जब ये अपना धर्म ग्रंथ को पढ़ा गया, अपना धर्म ग्रंथ को पढ़ा, तो उसका जो अंधविश्वास ही फैला हुआ था ये सब टूट गया। दूसरी तरफ इसके प्रजातीय भेदभाव, दमनकारी नीति, आर्थिक शोषण के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न होने से भी राष्ट्रवाद भावना का विकास हुआ। और दूसरी तरफ क्या हुआ, भेदभाव जो करता था लोग में, दमनकारी नीति मतलब कोई भी आंदोलन हुआ तो उसको मारपीट करके दबा दिया गया। आर्थिक शोषण अभी बताया, तीन कठिया प्रणाली सब हम आपको बता चुके हैं, राजस्व व्यवस्था के साथ सब चीज। तो इस सब की वजह से भी क्या हुआ, लोग में इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार किया ये सब कि जो है लोग एक हो गया, एकीकरण का भावना हो गया। मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना आदि इसके उदय के कारण थे। इतना को लिखना था, हम आपको समझा तो दिए ही। इतना नहीं भी लिखेगा तो जो हम तीन चार को पॉइंट बताए ना, जैसे प्रेस का विकास हुआ, उसके बाद अंग्रेजी विचारधारा का प्रसार हुआ, फिर दमनकारी नीति सब, जो ये सब लिख दीजिएगा मिला करके। इतिहास क्या है, समझ है, समझ गए तो लिख दीजिएगा, अपने मन से भी लिख दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है जो हम लिखे वही लिखना है। चलिए पीडीएफ तो वैसे मिल ही जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। देखिए कब पूछा, 2015 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा और 20 में पूछा, मतलब 4 साल पूछ चुका है, इधरे पूछा है 4 साल। औद्योगिकरण मान लीजिए कि कहीं अपना देश में उद्योग तो है क्या है, अब उद्योग लगा दिए तो वहां जो है, वहां का जो मजदूर है उसका आजीविका कैसे प्रभावित होगा।
तो देखिए, पहले क्या था, औद्योगिकरण के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास तथा छंटनी की समस्या से जूझना पड़ता था। उन्हें कम पारिश्रमिक पर लंबे समय तक काम करना पड़ता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। समझते हैं, ये तो लिखा हुआ पढ़े ना, आप समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि पहले जो मजदूर था, मजदूर वो क्या करता था, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाना है, ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन मजदूर से बनाया, उसको बेचा तो मजदूर को पैसा मिल जाता था। लेकिन जब मशीनीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, वही जो मिट्टी का बर्तन था वो कहाँ बनने लगा, फैक्ट्री में बनने लगा, मशीन मतलब मशीन में बनने लगा। अब मजदूर तो बेरोजगार हो गया। पहला तो यही बुरा प्रभाव हुआ कि पहले मजदूर के पास इनकम का सोर्स था, आय का स्रोत था। लेकिन जो है, जैसे औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ, क्या हो गया, उसका आय छिन गया। अब उसके पास क्या रोजगार ही नहीं बचा, तो वो अब क्या करेगा, किसान बनेगा। अब जो थोड़ा मोड़ा कारखाना में भी तो काम होगा, ऑन ऑफ करने का काम होगा, तो उसके लिए भी मजदूर जाएगा। अब मान लीजिए वो गया, कारखाना कहाँ लगता है, शहर में लगता है। शहर में वो गया काम ढूंढने के लिए, लेकिन वहां रहने का समस्या है। पहले तो घर से उद्योग चला रहा है, घर में रहता था, वहीं से अपना सामान बनाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो वो चला गया बाहर काम करने के लिए, तो बाहर में रहने का समस्या। अब कहीं गया काम करने के लिए, वहां से छट नहीं जाए, उसका समस्या। इस सब का समस्या से उसको जूझना पड़ा। और कितना था कि देखिए, उस समय क्या था, मजदूर ज्यादा था और व्यवसाय मतलब रोजगार देने वाला आदमी कम था। तो जो देखिए, अब आपके पास आ जाएगा 50 गो आदमी काम करने के लिए। 50 आदमी, आपको मान लीजिए घर बनवाना है, आपके पास 50 आदमी आ गया। किसको काम दीजिएगा, एक बोला कि भैया हम 1 लाख में घर बना देंगे आपका, एक बोला कि हम 50 हजार में बना देंगे, एक बोला 25 हजार में बना देंगे। आप किसको कम दीजिएगा, 1 लाख वाला को, 50 हजार वाला को, 25 हजार वाला को? तो सीधी सीधी बात है, हम कम पैसा में कम करवाएंगे। तो वैसे जब मजदूर का संख्या ज्यादा हो गया, उसको देने वाला जो पैसा, जो मजदूर का आय था वो कम हो जाएगा। तो यही बात था, सीधी सीधी बात है। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। उसी तरह जो है मजदूर सब आंदोलन करने लगा। ये सब औद्योगिकरण के कारण हुआ था। औद्योगिकरण हुआ तो मजदूर का आजीविका पूरी तरह से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? 2022 में पूछा गया, पूछा तो पहले भी गया, लेकिन 2022 ताजा ताजा है। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तो एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए किया गया था। देखिए, हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन जो है, तुर्की जो है ब्रिटेन से हार गया था। तो ब्रिटेन क्या किया, तुर्की का ओटोमन साम्राज्य था उसका विघटन कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। और वहां पर जो खलीफा होता था, हेड होता था उस सबका, उसको मतलब उसका अधिकार भी जो है समाप्त कर दिया गया। तो मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, और जितना मुस्लिम था उस सब का खलीफा जो है सबका पूजनीय था, ठीक है, सब आदर करता था उसका। अब खलीफा के साथ में ऐसा होगा तो इस सबको तो बुरा लगेगा। तो इसी जो है ब्रिटेन का अपना नीति बदलने के लिए ये जो है आंदोलन चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की द्वारा किए जाने वाले युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। अभी बताया ना आपको, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था और तुर्की क्या हो गया, हार गया। तुर्की की पराजय के कारण ब्रिटेन ने वहां पर स्थित ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया। ब्रिटेन क्या किया कि वहां पर जो ओटोमन साम्राज्य था, हम आपको मैप दिखाएंगे कभी, उसका विघटन कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया उसको। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में अपने सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। तुर्की का जो सुल्तान होता था, इसको खलीफा बोलते थे। तो उसको जो है उसका जितना अधिकार क्षेत्र था, उससे उसका अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया, वंचित कर दिया गया। भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया गया यह व्यवहार पसंद नहीं आया। अब हम बताए ना, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। अब देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पर जो मुसलमान था, वहाँ जो मतलब वो तो हेड था ना, सबका पूजनीय था। तो ऐसा हुआ तो ये सब भारत का मुस्लिम को खराब लगा, भारत का क्या सब जगह का मुस्लिम को खराब लगा। लेकिन अंग्रेजवा भारत पे कब्जा कर रहा था, विरोध करना यहाँ से आसान था, इसलिए यहाँ से जो है आंदोलन चल गया उसके खिलाफ। अतः 1920 ईस्वी में तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए एक जोरदार आंदोलन चलाया गया। इसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन जो है तुर्की के साथ में नाइंसाफी कर रहा था। वहां का जो प्रधान था उसका भी हक पूरा छीन लिया था। तो मुस्लिम समुदाय को बुरा मतलब मुस्लिम जो लोग थे उनको खराब लगा, तो ये क्या क्या आंदोलन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? ये है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। पेट्रोलियम से किसका किसका निर्माण होता है, यही बताना है। तो देखिए, पेट्रोलियम 10 को हम लिख 8 को लिख दिए, ठीक है, आपको जो मन करे 4 को लिख के आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 को लिखिएगा, आराम से आ जाएगा। पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है। पहला है गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, तेल, ग्रीस, पेट्रोल, साबुन और कीटनाशक पदार्थ, दवाई। ये सब क्या चीज से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। इतना आगे लिखना था, आपको जो पसंद है सोच लीजिए ना, जिस जो जो चीज जलता है, जैसे पेट्रोल जलता है,
डीजल जलता है, गैसोलीन भी हम आपको कल के वीडियो में बताए थे। नापाम और एजेंट ऑरेंज दो था ना, तो नापाम में गैसोलीन का प्रयोग किया जाता था, तो ई हो गया। उसके बाद फिर तेल देख लीजिए, और पेट्रोल, ये सब सब साबुन उबुन सब थोड़ा लिख दीजिएगा, आराम से नंबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन मार्ग क्या है? 2011 में पूछा, 2014 में पूछा। हो ची मिन मार्ग, जैसा कि आपको मार्ग से पता लग रहा होगा, मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता होता है ना, तो हो ची मिन मार्ग क्या होगा? एक वो रास्ता होगा। देखिए, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस तथा कंबोडिया की सीमा होते हुए वियतनाम तक जाता था। देखिए हनोई है, यहाँ आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आपका हनोई। यहाँ से लाओस होते हुए, लाओस और यहाँ पर है कंबोडिया, ऐसे होते हुए वियतनाम तक जाता था। इसी को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हो ची मिन मार्ग, ठीक है। और इस मार्ग से बहुत सारा कच्चा पक्का सड़क निकल करके जुड़ा हुआ था। तो होता क्या था, ये बहुत मतलब व्यापार के लिए बहुत फेमस मार्ग था। तो इस मार्ग से बहुत कच्चा पक्का सड़क भी निकला हुआ था। आप देखें ना, एनएच वेनएच देखे होंगे, ऐसे करके सीधा सड़क होता है, तो बगल बगल से गली सब वाला सड़क नहीं जाया होता, वही वह कच्चा पक्का सड़क। अमेरिका इस पर कई बार बम गिरा चुका है, इस पर बमबारी कई बार कर चुका है। लेकिन वियतनाम के लिए ये मार्ग बहुत ही आवश्यक है। काहे कि व्यापार होता है, तो वियतनाम का जो लोग है इसका तुरंत तुरंत मरम्मत करवा लेता था। इतना सा लिखना था। होचिमिन मार्ग क्या है? तो हैनोई से शुरू होता है, बीच में लाओस पड़ता है, फिर कंबोडिया होता है, और ऐसे ऐसे होते हुए वियतनाम तक जाता है। अमेरिका इस पर कई बार बमबारी कर चुका है, और लेकिन वियतनाम का लोग जो है इसका तुरंत मरम्मत करवा लिया करते थे। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता क्या है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है गांधी इरविन समझौता। मतलब इसमें गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ होगा? समझौता हुआ होगा। और दिल्ली समझौता मतलब दिल्ली में हुआ होगा, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता बोलते हैं। देखिए दोनों का आंसर यही मिलेगा। गांधी इरविन समझौता क्या है? तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसी को गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। सौम्य अवज्ञा आंदोलन को सफलता की ओर बढ़ते देखकर अंग्रेज घबरा गया और सोचा कि थोड़ा गांधी जी से बात विचार कर लेते हैं, तथा उन्हें गांधी जी से समझौता करना पड़ा। यह समझौता गांधी जी तथा लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसी कारण इसको गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। इस समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। आपसे ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा समझौता था जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे? तो क्या लिखेंगे? गांधी इरविन समझौता, या दिल्ली समझौता भी ऑप्शन में हो सकता है, वो भी लिख सकते हैं। मतलब टिक करेंगे, उसमें तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, टिक करना होगा, तो कर देंगे। और देखिए, ये समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसी को क्या बोल देते हैं? दिल्ली समझौता भी बोल देते हैं। पूछ देगा गांधी इरविन समझौता, या तो गांधी इरविन समझौता दे देगा या दिल्ली समझौता दे देगा, तो एक के इसका परिभाषा लिखना। चलिए अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र, षड्यंत्र मतलब क्या होता है? चाल, ठीक है, तो वही देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंधित था। मजदूर के आंदोलन को दबाने के लिए 21 मजदूर नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसमें से 2 अंग्रेजी भी थे। इन्हें मेरठ लाकर 4 वर्ष तक इन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा देशद्रोह पर चलाया गया था। अतः यह एक अंग्रेज द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जिसको मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं। देखिए हुआ क्या था, कि मजदूर जो है, मजदूर सब आंदोलन कर रहा था, तो आप लोग देखे होंगे टीवी समय भी कि जब कहीं आंदोलन होता है, तो जो नेता होता है वो क्या करता है? अपना 2-3 आदमी को भेज देता है, और भेज करके ये आंदोलनकारी की तरह कपड़ा उपड़ा पहना के बोलता है जाके वहां बैठ जाना। और पुलिस वाला जब आएगा ना, तो ईटा पत्थर लाठी चला देना उसके ऊपर, तो पुलिस वाला डंगाएगा तुम सबको, तो सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। यही होता है। तो अंग्रेज वो ऐसे चाल चला था। देखिए इसमें क्या है, कि आंदोलन कर रहा था मजदूर सब, तो अंग्रेज जो है 2 आदमी को बैठा दिया चुपचाप करके, और उसको बोला कि मार बेटा ढेला मार। उधर से मारा ढेला, इधर से देख लिया कि आंदोलन कैसा हो गया, मतलब आंदोलन में हिंसा हो गया, तो अंग्रेज सब जो लाठी लेके सबको डगाना शुरू कर दिया। सबको डगाना शुरू किया, और उसके बाद सबको लेके आया मेरठ। मेरठ में 4 साल तक उस पे जो है केस चलते रहा, मुकदमा चलते रहा। और इसी को बोलता है मेरठ षड्यंत्र बोला जाता है। मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए ये चलाया गया था, और अंग्रेज द्वारा रचा गया एक तरह से षड्यंत्र था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मेरठ षड्यंत्र बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। इसमें 31 मजदूर को पकड़ा गया था, और 2 अंग्रेज था, हम बताया आपको, अंग्रेज को बैठाया था। अगला है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण मतलब उद्योग लगना, इसी को तो औद्योगिकरण बोलते हैं। औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तु का उत्पादन आदमी ने करके उसका उत्पादन मशीन करता है। जैसे पहले कपड़ा आदमी बनाता था, अभी उद्योग बना रहा है, तो क्या हो गया? औद्योगिकरण हो गया है। औद्योगिकरण में वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है, बड़े पैमाने पर होता है, इसी कारण इसे बेचने के लिए बड़े बाजार की भी आवश्यकता होती है। देखिए कहीं पे भी औद्योगिकरण होगा तो आदमी, अच्छा एक बात बताइए, आदमी ज्यादा काम करेगा कि मशीन ज्यादा काम करेगा? आपको एक दे दिया जाए मोटर, और बगल में दे दिया जाए कल, 2 बाल्टी पानी भरना है, ठीक है, या मान लीजिए 10 बाल्टी पानी भरना है,
आप कल जला रहे हैं, कोई आदमी मोटर से भर रहा है, तो किससे जल्दी बढ़ेगा? मोटर से जल्दी बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है, जब मशीन काम करता है तो मशीन आदमी की तुलना में ज्यादा स्पीड में काम करता है, ज्यादा समय तक काम कर सकता है, मशीन थकता नहीं है ना। तो औद्योगिकरण किसको बोलते हैं? एक औद्योगिक क्रांति को बोलते हैं, जिसमें वस्तु का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आदमी उसका उत्पादन नहीं करता है, उसका उत्पादन मशीन के द्वारा किया जाता है। औद्योगिकरण से क्या होता है? वस्तु का उत्पादन खूब ज्यादा होता है। पानी ये भरना है, मोटर चला दिए तो कितना पानी भर लीजिए, क्या दिक्कत है? जब तक बिजली जाते रहेगा पानी निकलते रहेगा। और इसको जैसे वस्तु ज्यादा होगा तो उसको बेचने के लिए बड़ा बाजार भी चाहिए, तो बड़े बाजार की भी आवश्यकता हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति समझते हैं? पहले के समय में क्या होता था, मजदूर जाता था काम करने के लिए उद्योग सब में, कारखाना में, तो उसको रहने का सुविधा तो वहां देता नहीं था। वो रहने के लिए अब क्या करेगा? अब वो रहने के लिए क्या करता था, छोटा छोटा घर बना बना करके, मतलब टेंट टाइप का बना बना करके उसमें रहता था। पूरा गंदा फैलाया हुआ रहता था उस इलाका में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लम पद्धति। औद्योगिकरण के कारण जब मजदूर कारखानों में काम करने जाते थे तो उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उन्हें कारखाने के बगल में छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता था। मजदूर के रहने की इस प्रकार की पद्धति को स्लम पद्धति कहते हैं। इसकी शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। समझ गए होंगे, आसानी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? जालियांवाला बाग में हत्याकांड क्यों हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन रॉलेट एक्ट था, उसी के साथ में समझा दिए थे थोड़ा सा। तो सबको पता होगा कि रॉलेट एक्ट एक कानून था, जिसमें क्या होता था कि आदमी को बिना अपील बिना दलील के पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था, यही होता था ना। तो इसी के विरोध में जो है अपना देश का दो गो नेता को, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, दो आदमी था, उन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। तो इसका विरोध में जलियांवाला बाग में एगो सभा चलाया गया था। ठीक है, सभा था, जलियांवाला मेला तो लगा हुआ था। वहीं पर जो है लोग सब, आदमी सब सोचा कि मतलब बातों कर लेंगे, अगर जब पता नहीं चलेगा। तो वो क्या किया कि सभा के बीच में गया, और मतलब मेला के बीच में गया, अपना सभा शुरू कर दिया। तो अंग्रेज को कैसे करके खबर लग गया। तो अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज कौन था? जनरल ओ डायट वहां का था, ठीक है। तो वो क्या किया कि चला अपना सेना लेकर के, और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर करके थरथरा करके गोली चला दिया सबको, मतलब सब कोई मर गया, उसमें जितना था हजारों लोग से ज्यादा लोग मारा गया, कितना लोग तो घायल हो गया। हुआ था कब? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। समझ गई? चलिए इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। भारतवासियों के बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो भारतवासी का बढ़ता हुआ आक्रोश को देख करके, भारतवासी का बढ़ता हुआ जोश को देख करके अंग्रेज सरकार को कानून बनाया, कानून का नाम रॉलेट एक्ट रखा। इसके अंतर्गत दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लेकर इस गिरफ्तारी के विरोध में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया था। सभा चल रही थी, तभी वहां जनरल डायट आ पहुंचा। उसने चारों तरफ से गोली चलानी शुरू कर दी। लगभग 1,000 से ज्यादा लोग मारा गया। कम ने, 1,000 से ज्यादा लोग मारा गया। इससे स्पष्ट है कि जलियांवाला बाग में हो रहे सभा को खत्म करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में जो सभा चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग किए, जैसा कि हम आपको बताए थे। और एक उन क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन सारा का सारा समझा देंगे। ठीक है जी, इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम हम आपको बता दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट। यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ से रिवाइज करते रहिएगा। देखिए कितना जगह होता है क्या ना, कि यही जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, इसको नोट्स के रूप में बना करके और पैसा लेकर के बेचा जाता है। तो आपको तो फ्री में मिल रहा है, तो फायदा ही है। तो आराम से जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और शेयर भी जरूर से कर देंगे, और कमेंट भी कर देंगे कि कल हम लोग किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए, ठीक है। और ऐसा होगा कि आपका अभी 5 नंबर, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब आपसे नहीं सॉल्व होता होगा, तो क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम अगला वीडियो उस पर बना देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।